हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर में। और अब की बार एनटीपीसी पार मैथ्स का सबसे बेस्ट पीवाईक्यू एनालिसिस हम करने वाले हैं। और ये जो सेशन है, जो आज से आपकी शुरुआत हो रही है, सुबह आपने जीके की क्लास ली, फिर आपने साइंस की क्लास ली, और उसके बाद में मैं आपके सामने आ चुका हूं मैथ्स का शानदार पीवाईक्यू एनालिसिस लेकर। ना केवल यहां पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बेस्ट एनालिसिस करेंगे, उसके साथ साथ हम टॉपिक्स भी कवर करेंगे, क्योंकि पूरी प्लानिंग मैंने आप लोगों के सामने रखी है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 3 दिन एक टॉपिक विद कॉन्सेप्ट, विद थ्योरी, विद क्वेश्चंस। मजा आ जाएगा आप लोगों को इस प्लानिंग में। आप जुड़िए। और मैं क्या कह रहा हूं, दुनिया की पेड बैच से भी बेटर तैयारी में आपको फ्री में कराऊंगा। तो आप सभी का स्वागत आपके अपने परिवार क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर में। चलिए सिलेक्शन के लिए चुने और सिलेक्शन पक्का करें। ये ग्रेजुएट, 12th पास सभी के लिए है। हर दिन की जो तारीख है वो यहां लिखी जाएगी, जिससे कि आप इवेंट में भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, आप लोगों को जो सिलेबस दिया हुआ होता है, उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैं सारी चीजें आपको कराने वाला हूं और हर एक पॉइंट टू पॉइंट चीजें समझाने वाला हूं। CBT 1, CBT 2, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट सबका कॉमन सिलेबस है। तो आप इस चीज को बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि हर चीज आपकी प्रॉपर तरीके से कवर होगी। साथ के साथ आप एप्लीकेशन पर अगर किसी कोर्सेज से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। मेरा मैथ फाउंडेशन हो गया, पूरा RRB बैच हो गया, क्योंकि आज ऑफर आपका एंड हो जाएगा। तो जिन भी बच्चों को मेरे बैचेस में जुड़ना है वो भी आप कंटिन्यू जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट कवर है। जिन बच्चों को जल्दी कवर करना है, चीजें सिस्टमेटिक करनी है, भाई जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो यहां से पढ़ें, और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो मैथ फाउंडेशन बैच लेकर अपनी तैयारी शुरू करें। सिंपल बात है। क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन पर आपको जाना है तो RRB बैच में कंप्लीट मिलेगा। आपको प्रैक्टिस बैच चाहिए तो ATM बैच आप ले सकते हो। बढ़िया बैचेस हैं, बढ़िया पढ़ा रहे हैं। क्वालिटी कंटेंट देना हमारी जिम्मेदारी है, ना केवल पेड में, और फ्री में भी आपको हर चीज मिलेगी बेटर से बेटर। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप लोगों को बता दूं, कोर्सेज के लिए आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर, और टेस्ट सीरीज के लिए आपकी क्विक ट्रिक्स टेस्ट सीरीज। अब आते हैं अब की बार रेलवे पार यानी कि एनटीपीसी के जो टाइम टेबल है फ्री क्लासेस का यूट्यूब पर। सुबह 8 बजे आपकी जीके की क्लास होती है, 9 बजे साइंस की सिलेक्शन सीरीज होती है, 11 बजे मैथ्स और 12 बजे रीजनिंग की क्लास होगी। बड़ा मजा आएगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हैं तो क्या गम है। और बॉम्ब ब्लास्ट हमने कर ही दिया है, आपको पता है। और शानदार तैयारी हमारे साथ आप जुड़कर करेंगे। मैथ की क्लास डेली 11 बजे होगी। पहली बात, मैंने आपको पूरी प्लानिंग बता रखी है, इसमें आप पढ़ सकते हो। पहला टॉपिक हम जो लेंगे वो नंबर सिस्टम लेंगे। नंबर सिस्टम कब शुरू होगा? ये शुरू होगा गुरुवार को। नंबर सिस्टम कब शुरू होगा? ये गुरुवार को शुरू होगा नंबर सिस्टम आपका। और मंडे टू वेडनेसडे आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बेस्ट एनालिसिस चलने वाला है। बिल्कुल टेंशन मत लो, बहुत बढ़िया तैयारी कराई जाएगी और सिलेक्शन वाली तैयारी कराई जाएगी। एक बार वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, जिससे कि आप सभी विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच जाए और क्वालिटी कंटेंट आप पढ़ पाएं। ये सब कुछ आपको मिलेगा। अब आते हैं क्वेश्चन से, शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है ट्रिग्नोमेट्री का। जवाब क्या दोगे आप मुझे बताओ कि अगर ABC ट्राइंगल ABC के आंतरिक कोण हैं तो निम्न का सरलीकरण करिए। अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है तो आप इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे मैं पूरा सिखाऊंगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखिए, फिर मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। हाँ, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। सर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, सब सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। इसीलिए तो बेस्ट लिखा हुआ है ना। सबसे बेस्ट। चलो करो इस क्वेश्चन को एक बार, बस मेरी बातों का जवाब देते जाना। सर क्वेश्चन तो पढ़ लिया लेकिन आया नहीं समझ में। आप बस मुझे एक चीज बताओ कि ABC त्रिभुज ABC के आंतरिक कोण है, तो आप बस इतना बता दो कि तीनों कोणों का योग कितना होता है। अगर आपको नॉलेज है तो, नहीं है तो मैं बताऊंगा। अगर कोई भी त्रिभुज ले रहे हैं तो उसके तीनों कोणों का योग जो होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होगा वह 180 डिग्री होगा। कौन कौन इस बात से एग्री करता है? सब एग्री कर रहे हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बोले सर नहीं है। अब मैं ये देखता हूं, अगर तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और पता भी है और लिख भी दिया, तो कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूं कि अगर बटे 2 आप कर रहे हो
बटे 2 आप कर रहे हो, बटे 2 आप कर रहे हो, तो बटे 2 यहां भी कर सकते हो। तो क्या मैं दोस्तों आप लोगों से ये कह सकता हूं कि कोण A बटे 2, कोण B बटे 2, कोण C बटे 2, एंगल C बटे 2 बराबर 90 डिग्री? हाँ या ना में जवाब देते जाओ, एक एक स्टेप को फॉलो करते जाओ और सामने देखते जाओ। एग्री करते हो गया इस बात से? भाई मैंने कुछ नहीं करा, सबसे पहला मैंने स्टेप लिखा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। होता है, बिल्कुल ठीक है। मैंने सबको आधा आधा कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि प्रश्न कह रहा है b प्लस सी बाई 2। तो आप बस मुझे ये बता दो कि अगर मैं b प्लस सी बाई 2 यहां से निकालता हूं तो क्या वो 90 डिग्री माइनस का a बाई 2 नहीं होगा क्या? बस इतना बताते जाओ एक एक करके। बात तो सही कह रहे हो सर। तो यहां मैं ये लिख सकता हूं क्या कि कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस का a बाई 2, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस का a बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर a बाई 2 तो यहां पहले से ही है। आप बस मुझे ये बता दो कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? सर जी ये साइन थीटा हो जाएगा और प्लस में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है ना, इसलिए। क्योंकि 90 माइनस थीटा क्या होता है? 90 डिग्री होने पर कॉस साइन में चेंज हो जाता है, ये सारी दुनिया जानती है। तो साइन स्क्वायर a बाई 2 और कॉस स्क्वायर a बाई 2, तो इसकी जो वैल्यू हो गई क्या वो 1 हो जाएगी क्या? बोलिए। यानी कि सर ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये 1 बन गया, बधाई हो। बिल्कुल ठीक है सर। नीचे आ जाओ। नीचे आपको सेक स्क्वायर सी बाई 2 दिख रहा है, तो अब यहां दिमाग आप लगा सकते हो कि अगर a प्लस बी बाई 2 है, a प्लस बी बाई 2, कोण a प्लस कोण b बटे 2, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस का c बटे 2? हाँ या ना में जवाब दे दो जरा, बोलो ना। यानी कि सर इसको आप लिख सकते हो। तो जैसे ही मैंने लिखा, जरा देखो कितना शानदार कॉन्सेप्ट है। सेक स्क्वायर सी बाई 2 तो पहले से ही है, माइनस कॉट 90 डिग्री, कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस का सी बाई 2 हो गया। तो कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है? सर जी टेन स्क्वायर थीटा। क्या बात है। तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? सर जी ये भी 1 ही होता है। तो जवाब क्या आ रहा है दोस्तों, आप बताओ ना जरा। 1/1, 1 आ गया आंसर। तो जिन भी स्टूडेंट का आंसर 1 आया है वो बिल्कुल क्लियर है। जिन भी स्टूडेंट का आंसर आया है 1 आ गया है, क्लियर है? हाँ, समझ में आ गई बात? लॉजिक क्लियर हुआ आप लोगों को? बहुत बढ़िया। सर अब क्या बताने वाले हो? अब इसके साथ साथ की कुछ चीजें चलेंगी जो आप समझ लो। पहला नोट लिखो कि त्रिभुज के किसी भी ट्राइंगल में तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग डैश 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 होता है। बताओ, जवाब दो। दूसरा पॉइंट आपके सामने ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। चौथा ये है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा फिर क्या हो जाएगा। सारी चीजों का जवाब एक एक करके देते जाओ, जिससे कि इस क्वेश्चन से जो चीजें निकलती चली जाएंगी उनका आपको रिवीजन प्रॉपरली मिलता चला जाएगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 होती है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। क्यों? अरे इसमें से इसको घटाओगे तो 1 ही तो आएगा। यही चीजें यहां काम की हुई हैं। दूसरी चीज और जो मेन यहां काम की हुई है वो ये की हुई है कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो इनका आधा आधा करने में हमें कुछ जा नहीं रहा ना, क्योंकि क्वेश्चन में हाफ एंगल पे ज्यादा ध्यान दिया गया है। तो कभी भी फ्यूचर में ऐसा कॉन्सेप्ट अगर आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि अब आप जिंदगी में कभी भूलोगे। अब नहीं भूल सकते आप। एक चीज और याद रखना कि 90 डिग्री माइनस अगर इनमें से कोई भी दो ले रहे हो तो वो तीसरे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए।
तो आपको इस तरह से जैसे मैं बताया ये क्वेश्चन, और हालांकि पहला ही क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का है तो आपको अजीब लगा होगा, लेकिन पूरा समझ में आया क्या? सिस्टमैटिक चीजें करोगे ना तो कभी गलती नहीं होगी, और मैं इस तरह से आपको डिटेल चीजें देते जाऊंगा, ये आपको रिवीजन करने में मदद करेंगी। सर कॉस थीटा का कैसे साइन थीटा हुआ? बेटा कॉस थीटा का 90 डिग्री की वजह से, जब कभी भी 90 डिग्री आ जाए या फिर 270 डिग्री आ जाए तो आप हमेशा याद रखना कि कॉस थीटा साइन थीटा में बदलेगा और साइन थीटा कॉस थीटा में बदलेगा। टेन थीटा किस में बदलेगा? कॉट थीटा में बदलेगा, और कॉट थीटा टेन थीटा में बदलेगा, और सेक थीटा कॉसेक थीटा में बदलेगा, और कॉसेक थीटा सेक थीटा में बदलेगा। ये आपस में एक्सचेंज होते रहेंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए 0 डिग्री आ जाए, 180 डिग्री आ जाए और 360 डिग्री आ जाए, तो क्या कोई चेंज होते हैं? नहीं, तो कोई भी चेंज नहीं होता। साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉसेक कॉसेक रहेगा, सेक सेक रहेगा, और कॉट कॉट रहेगा। चेंज नहीं होते हैं फिर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, करो कि अनन्या और बबीता के पास उनकी मित्र कविता की तुलना में इतना परसेंट और इतना परसेंट कम धनराशि है। बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितने प्रतिशत धनराशि कम है? क्वेश्चन बढ़िया है। आपका समय शुरू करता हूं 25 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए आप इस क्वेश्चन को बनाइए। बनाओ, आराम से बनाओ, जल्दबाजी मत करो, ठीक है? हाँ, क्वेश्चन एक एक चीज एक एक इतना क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आपको खुद मजा आ जाएगा। अनन्या और बबीता के पास उसकी मित्र कविता की तुलना में, मैं यहाँ अनन्या की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ बबीता की बात कर रहा हूँ, और उसकी एक मित्र है कविता। अब क्वेश्चन को एक बार दोबारा से आपके सामने रखता हूँ कि अनन्या और बबीता के पास कविता की तुलना में, कविता की तुलना में, किसकी तुलना में? कविता की तुलना में। तो कविता को आप 100 मान लो। क्यों? क्योंकि जिसके सापेक्ष में तुलना की जाए उसको 100 मान लिया जाता है, क्योंकि उसी के सापेक्ष में तो बात करोगे। तो रेस्पेक्टिवली 20% और 28% कम धनराशि प्राप्त होती है। तो अनन्या को कितनी होगी? 20% कम, यानी कि 80, और बबीता को कितनी होगी? 28% कम, यानी कि 62। 62 72। कोई दिक्कत? कविता की तुलना में तो कविता को 100 मान लो, इतना इतना इनको प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन क्या है कि बबीता के पास अनन्या की तुलना में, अब बबीता और अनन्या की लड़ाई है, तो बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितनी प्रतिशत कम धनराशि है? कितने प्रतिशत कम धनराशि है बबीता के पास अनन्या की तुलना में? तो बबीता के पास 8 कम है। किसकी तुलना में? अनन्या की तुलना में। तो अनन्या नीचे आएगी। तो 1/10% आंसर आ गया। सॉल्व करोगे 10%। कोई गलती, कोई दिक्कत समझने में? भाषा को पकड़ लो बस। लैंग्वेज अगर आपने पकड़ ली तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई तकलीफ आने वाली है। अगर अच्छा लग जाए ना तो लाइक जरूर कर देना, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा, पूरी टीम का मनोबल बढ़ेगा, और हम आप लोगों के लिए जान लगाकर मेहनत करेंगे रेगुलर बेसिस पर। सोमवार, मंगलवार और बुधवार मैं इसी तरह से बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस कराऊंगा, और गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार मैं आप लोगों को एक टॉपिक लूंगा आप लोगों की डिमांड पर। पहला टॉपिक मैंने नंबर सिस्टम डिसाइड किया है, दूसरे टॉपिक के लिए मैं पोल डालूंगा कम्युनिटी पर, वहां पर आप डिसाइड करना, आपकी मर्जी से लेंगे टॉपिक, ठीक है? जो भी टॉपिक जीतेगा वो उस टॉपिक को पढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है? बिल्कुल टेंशन मत लेना, बस रेगुलर पढ़ाई करनी है अब अगर मन में सिलेक्शन की बात है तो, अदरवाइज फिर गड़बड़ हो जाएगी मामला। अगला क्वेश्चन देखिए, सुनील हर महीने अपने मासिक वेतन 51,000 रुपए का 2/17 बचाता है, तो वह हर महीने कितनी राशि बचाता है? क्वेश्चन आपके सामने है, 15 सेकंड में करना है।
क्वेश्चन को पढ़ो। सर सुनील हर महीने अपने मासिक वेतन का 51,000 रुपये का 2/17 बचाता है, तो प्रति महीना कितनी राशि बचाता है? उसका वेतन है 51,000 और 51,000 का 2/17 बचाता है, तो बचाता है तो मतलब ये समझ लो 6,000 रुपये बचाता है टोटल। बस खेल ही खत्म हो गया। क्वेश्चन में पूछी गई बचत है और बचत ही आंसर दे दिया आप लोगों ने। क्लियर? एक बात याद रखो, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जब कभी भी आय की बात करते हो तो आय किन से मिलकर बनी होती है? इनकम किन दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है? कोई बता सकता है क्या आप में से कमेंट करके? कोई भी स्टूडेंट जो पढ़ रहा है, सर आय हमेशा जो है ना वो आपकी बचत और आपके जो खर्चा है उससे मिलकर बनी हुई है आय, हमेशा याद रखना। तो आय आपकी जो बचत है उसको हम सेविंग बोलते हैं और जो खर्चा है उसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और इन दोनों का जो कंपाइलेशन होता है उसको हम आय बोलते हैं। यानी कि अगर यहाँ कभी भी ऐसे लिखा जाए 2/17 बचाता है मासिक वेतन का, तो वेतन का अगर अनुपात 17 अनुपात है, बचत का अनुपात अगर 2 अनुपात है, तो खर्चे का अनुपात बताओ जरा, ऑटोमेटिक बताओ। तो सर खर्चे का अनुपात अपने आप 15 हो जाएगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में ये बोल देता हूँ आपसे कि भैया उसने खर्चा कितना किया, यानी कि उसका एक्सपेंडिचर कितना है, तो आप में से कोई भी स्टूडेंट जवाब दे पाएगा क्या, या सारे दे पाएंगे? तो सर जी जैसा कि आप ये देख रहे हो कि 17 हमारी आय के बराबर है, जो कि 51,000 के बराबर निकली थी क्वेश्चन के हिसाब से, 51,000 रुपया। तो एक बराबर हो गया 3,000 रुपया, एक अनुपात बराबर, इसलिए 3,000 से गुणा करूंगा तो 6,000 तो आपकी बचत हो गई, और इसलिए 3,000 से गुणा करूंगा तो 45,000 आपकी क्या हो गई, खर्चा हो गया। तो इस तरह से चीजें जब सीखोगे ना तो कोई भी क्वेश्चन आपको है ना इंटरेस्टिंग लगेगा, बोरिंग नहीं लगेगा, और आपको वास्तव में दिल से बताना है कि मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं उस तरह की चीजें आपको देने वाला हूं जो आज तक आपने कभी देखी भी नहीं होंगी। क्वेश्चन कराते वक्त कोई टीचर उतनी इंफॉर्मेशन देगा भी नहीं आपको, मैं उस तरह का चीज आपको अब दूंगा, ठीक है? और ये सिलेक्शन में बहुत काम आएंगी, और मैं चाहे भले से ये क्वेश्चन पुराने हो, जैसे 2021 के क्वेश्चन है क्योंकि प्रीवियस ईयर है, लेकिन मैं इनको 2024 के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से बना रहा हूं। 2024 का जो लेटेस्ट पैटर्न है कि यार इतना तो आ गया, अब आगे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, तो वो भी तो पता होना चाहिए ना आपको। तो वो मेरे को पता है, मैं उस पर काम करके आता हूं कि भाई एग्जामिनर ये सोच रहा होगा, तो मैं उस चीज को भी आपको बताता चलूंगा साथ के साथ ही, तो आपको टेंशन नहीं होगी। अगला प्रश्न देखना। अब ये क्वेश्चन आपको बहुत तकलीफ देता है और हर बच्चे को देगा, चाहे वो कहीं भी हो। मैं बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को एक बार बस पढ़ लो, पढ़ो इस क्वेश्चन को पढ़ो, और ढंग से पढ़ना, एक एक लाइन। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो फिर नहीं मजा आएगा। वास्तव में सिलेक्शन चाहते हो, दिल से आवाज निकल रही है कि सर सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं वाकई में कह रहा हूं कि सिलेक्शन मिल जाएगा आपको, बस मेरी कहना मानो आप। इस क्वेश्चन को बस आप आराम से 40 सेकंड दे रहा हूं, बस पढ़ो, और जो कर सकता है वो करो। पढ़ो एक बार, चलो आराम से, जल्दीबाजी नहीं करनी है। आ जाओ बेटा, चलो सब आ जाओ, देखो कितना शानदार कॉन्सेप्ट है, आ जाओ। अमृत ने एक साल के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कुछ धनराशि उधार ले ली। सर क्या किया अमृत ने, पता लगा आपको? अमृत ने 10% की वार्षिक दर है, एक साल के लिए पैसा ले लिया। अभिषेक ने उतने ही समय के लिए, यानी कि एक साल के लिए, उतनी ही धनराशि उसी दर पर चक्रवर्ती छमाही चक्रवर्ती ब्याज दर पर उधार ले ली। उसी दर पर चक्रवर्ती छमाही चक्रवर्ती, यानी कि वो भी हाफ ईयरली उधार ले ली। यदि अभिषेक ने ब्याज के रूप में अमृत से 50 रुपए अधिक रुपए का ब्याज कमाया, तो प्रत्येक की मूलधन कितना था जो उधार ली गई राशि थी। अब जब आपने प्रश्न पढ़ा तो प्रश्न पढ़कर
आपने क्या एनालिसिस किया, प्रश्न पढ़कर आपने ये एनालिसिस किया कि भैया प्रिंसिपल तो समान है दोनों का, प्रिंसिपल तो एक जैसा है, और एक आदमी ऐसा है जिसने 1 साल के लिए 10% की दर पर, वार्षिक दर पर साधारण ब्याज के ऊपर राशि ली है और 10% का ब्याज उसने बनाया है। यहां से किसी को कोई दिक्कत, या कह सकते हैं उसने पैसा दिया है और 10% के ब्याज पर दे दिया है। यहां तक किसी भी एक भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो मेरे को बोलना पड़ेगा। मैं एक एक क्वेश्चन को ऐसा समझाऊंगा कि दिमाग में छाप दूंगा, ये प्रॉमिस करता हूं मैं आपसे। बट जो मैं काम करवा रहा हूं वो काम तो आपको मेरे साथ मिलकर करना ही पड़ेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, अच्छी बात है। इसी बीच में दूसरा जो भाई आता है वो कहता है सर जी 1 साल तो मेरे पास भी है, समान समय मेरे पास भी है, लेकिन छमाही बात करो आप। तो छमाही बात करूंगा तो मेरे पास 6-6 महीने के कितने बन जाएंगे? 2। और जो 10% रेट है वो 5% हो जाएगी, क्योंकि जो ब्याज आप निकाल रहे हो वो चक्रवृद्धि निकाल रहे हो। तो अगर मैं बोलूं कि 5% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि जो ब्याज है वो इतना हो जाएगा। तो अब बस मुझे आप ये बताओ फायदा किसमें हुआ? सर दूसरी वाली कंडीशन में फायदा हुआ और उसको 50 रुपये ज़्यादा भी मिले। तो परसेंटेज में वो किसके बराबर है? परसेंटेज में वो 0.25% के बराबर ब्याज मिला है, उसको ज़्यादा मिला है। देख लो ना, उससे ज़्यादा मिला है, इतना मिला है, और वो 50 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से जब आप 100% की वैल्यू निकालोगे ना तो आपको 20,000 मिलेगा। एक तो ये तरीका है, और ये जो 100% है वो प्रिंसिपल ही है। आपको समझ में आ रहा है क्या? हाँ चलिए, आपको समझ में आ रहा है? चलो हाँ, इंग्लिश में ठीक कर लेना अगर गड़बड़ होता है ना। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताऊं। आप अगर थोड़ा सोचने वाले बच्चे हो और आपके सच में दिमाग काम कर रहा है तो क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सोच सकता हूं? ऐसे सोचो, ऐसे सोचो कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 50 रुपये है और दर आपकी 5% है। तो क्या मैं मूलधन निकाल सकता हूं क्या? क्या बात कर रहे हो सर? ऐसा सोच सकते हो क्या आप लोग कि यही क्वेश्चन ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 साल की चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 50 रुपये है और दर 5% है। आप कहोगे सर दर तो 10% दे रखी है बेटा, लेकिन साधारण ब्याज में तो 5-5% बात बराबर ही रहती है। 6 महीने के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं तो 2 साल मैंने 6 महीने के हिसाब से माने। तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि यार ये कॉन्सेप्ट ऐसे लग जाएगा? अब देखो यहां से अब इसका फॉर्मूला रिवीजन होगा आपका। जब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा होता है तो कौन सा फॉर्मूला काम करता है? वो करता है प्रिंसिपल और दर का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। तो 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना था? 50 रुपये ज्यादा मिल रहा था उसको, 50 रुपया। प्रिंसिपल निकालना है और दर आपने मानी 5%, तो 25 और नीचे 10,000, तो 25 से काटा 2 बार और प्रिंसिपल आ गया 20,000। तो दोस्तों कैसे लगे दोनों तरीके? कैसे लगे? एक क्वेश्चन को कैसे और करा जा सकता है उसका मेथड क्लियर लगा आपको? इंग्लिश में हाफ ईयरली नहीं लिखा हुआ है, उसको आप ठीक कर लेना बेटा, है ना, इंग्लिश ठीक कर लेना, ठीक है ना, इसको ठीक कर लेना। समझ में आ रहा है? बता देना दोस्त। अगला प्रश्न आपके सामने बताओ कि अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके सामने हो जाए, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है पेपर में जो कि आता भी है और आएगा भी, तो उसका लेसे पे क्या होगा? इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको केवल 10 सेकंड दूंगा, पहले आप ट्राई करो फिर मैं सिखा दूंगा एक बार में ही आपको।
तो लैसे पे एलसीएम निकालना है। तो मैं आप सभी लोगों से मन में पूछ रहा हूं कि एलसीएम क्या होता है। जवाब दे सकते हो क्या आप? बस आप अपनी मन में अपनी परिभाषा बोलो, मैं आपको बताता हूं। वह छोटे से छोटा मल्टीपल, वह छोटे से छोटा मल्टीपल जो दी हुई संख्याओं से या दी हुई नंबर से डिविजिबल हो। बात यही खत्म हो जाती है। यानी कि मैं दोबारा से अब अपने हाथों से रिपीट करता हूं कि वह छोटे से छोटा मल्टीपल चाहिए जो दी गई संख्याओं से डिविजिबल हो, यानी कि एलसीएम वो हो जो इससे भी भाग चला जाए और इससे भी भाग चला जाए और छोटे से छोटा हो। तो 2 की पावर क्या करनी है? 4 लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 2 अगर लेते हो तो इससे भाग कैसे जाएगा? फिर पॉइंट है सर। 3 की पावर क्या लेनी है? 6 लेनी पड़ेगी। 5 की पावर 5 लेनी पड़ेगी और 7 की पावर 2 लेनी पड़ेगी। एलसीएम एक्स्ट्रा भी जो होता है ना उसको भी लेता है, क्योंकि दोनों का भाग जाना चाहिए ना, दोनों का भाग जाना चाहिए, इसलिए आंसर ये हो गया। तो जवाब देखिए क्या है, तो आंसर हो गया डी ऑप्शन। अच्छा, एचसीएफ क्या होता है? इसी संदर्भ में मैं आपसे पूछता हूं कि एचसीएफ क्या है। फिर अब एचसीएफ की परिभाषा सुनो, आपके हिसाब से एचसीएफ क्या है? वह बड़े से बड़ा मल्टीपल, देख रहे हो, वह बड़े से बड़ा फैक्टर, मल्टीपल नहीं फैक्टर, वह बड़े से बड़ा फैक्टर जो दी गई संख्याओं में हो। बात समझ में आई क्या? में हो का मतलब क्या? में हो का मतलब आत्मा हो, में हो का मतलब उसके अंदर हो। तो वह बड़े से बड़ा मल्टीपल जो दी गई संख्याओं में हो, अंदर हो उसके। तो सर जी इसका मतलब ये कहना चाह रहे हो अंदर होना चाहिए तो छोटी पावर चलेगी, क्योंकि 2 की पावर 4 इसके अंदर तो मिलेगा नहीं, 2 की पावर 2 ही लेना पड़ेगा। 3 की पावर 4, 3 की पावर 6, तो 3 की पावर 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि अंदर होना चाहिए। तो इसमें भी हो और इसमें भी हो, तो यही हो रहा है। 5 की देखना, 5 की पावर 3 बस। अच्छा 7 लोगे क्या? नहीं, क्योंकि ये संख्या यहां हो सकती है, ये संख्या यहां हो सकती है। अगर मैं यहां 7 ले लेता हूं तो क्या ये अंदर हो जाएगी? इसके नहीं हो पाएगी, क्योंकि 7 कहां है इसमें। तो एचसीएफ ऐसी संख्या हो गई। तो परिभाषा के तौर पर चीजें समझी जा सकती हैं और आसानी से समझ भी जा सकता है। ठीक है, चलिएगा, क्लियर है माय डियर। चलो अगला प्रश्न करेंगे। देखिए, नीचे दिए गए छात्र के अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं के प्राप्तांक दिए हुए हैं सर। यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा में उसके इतने इतने नंबर आए हैं और वार्षिक परीक्षा में उसके इतने इतने नंबर आए हैं, ये अंक दिए हुए हैं। देखो ना, प्राप्तांक आंकड़ों को दर्शाया गया है। छात्र ने किस विषय में अपने प्रदर्शन में अर्धवार्षिक परीक्षा की अपेक्षा वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम सुधार किया? बताओ, ऐसी कौन सी सब्जेक्ट है जिसमें उसने सुधार तो किया है हाफ ईयरली की अपेक्षा? किसकी अपेक्षा, किसकी तुलना में? क्वेश्चन से पूछो आप, जवाब क्या आ रहा है? आपसे क्वेश्चन से पूछना पड़ेगा किसकी तुलना में सुधार पूछ रहा है? अर्धवार्षिक की तुलना में। क्वेश्चन पढ़ो ना। तो किसमें न्यूनतम सुधार किया है? सर यहां सुधार हुआ है 5/80 का, ठीक है। यहां सुधार हुआ है 3/70 का। यहां सुधार ज्यादा हुआ है, यहां दिख रहा है आपको 12/65 का। यहां सुधार हुआ है, कहां हुआ है? सुधार ही नहीं हुआ विज्ञान में। तो विज्ञान में तो बच्चा उल्टा खराब हो गया, 2/79 का। तो आपको क्या लग रहा है न्यूनतम सुधार आपको कहां देखने को मिला? न्यूनतम सुधार आपको परसेंटेज भी नहीं देखना, डायरेक्ट ही देखना है, क्योंकि परसेंटेज सुधार नहीं पूछ रहा। तो न्यूनतम सुधार आपको सामाजिक विज्ञान में देखने को मिला है। लेकिन आपको एक बात याद रखना, सुधार होगा। हाँ, आप कहीं विज्ञान लगाकर मत आ जाना, और विज्ञान चलो ऑप्शन में भी नहीं है, खैर। हाँ, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन में एक ही चीज पूछ लूं। देखो यही तो होता है ना, आपको एक्सपेरिमेंट कर करके पढ़ाना मेरा काम है। और आप, मैं क्या कह रहा हूं, आपने अगर लगातार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लिए ना, ये कॉन्फिडेंस लेवल हो जाएगा बेटा, क्योंकि मैं अलग तरीके से करवा रहा हूं।
आप नोटिस कर रहे होंगे कौन कौन बच्चे को वास्तव में लग रहा है कि यार कुछ अलग चल रहा है, क्योंकि जब एक क्वेश्चन आता है ना तो उसके रिलेटेड जितनी भी चीजें बनती हैं वो सब आप तक पहुंच रही हैं। तो इस चीज को आप एंटरटेन करो, मैं तो यही मानता हूं। तो अगर मैं यहां बोलता हूं कि न्यूनतम की जगह अधिकतम आ जाता तो क्या जवाब देते आप लोग, कोई बता सकता है? क्वेश्चन बनेगा। तो अधिकतम के लिए जो जवाब आता वो गणित में आया, क्योंकि वो गणित कहां पढ़ रहा है, अपने पास पढ़ रहा है। ठीक है, तो जवाब क्या आता फिर? अधिकतम आता, मैथ्स में हो रहा है सुधार उसको। ओके हाँ भाई, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है सारी, मैं अभी लास्ट में सब बता दूंगा आपको, है ना, पीडीएफ प्लेलिस्ट सब कुछ बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो। अभी अगला क्वेश्चन देखो, किस विषय में छात्र के प्रदर्शन में गिरावट आई है? आया हुआ क्वेश्चन है तो आप खुद देख सकते हैं कि फ्री के नंबर है कि नहीं है। बोले सर साइंस में ही आई है, क्योंकि इकलौती गिरावट है साइंस में, और कहीं नहीं है, बस गिरावट एक में ही है। छात्र ने किस विषय में अपने प्रदर्शन में अर्धवार्षिक परीक्षा की तुलना में वार्षिक परीक्षा में अधिकतम सुधार किया? अब देख लो, जो मैं बात कह रहा था वही आ गया क्वेश्चन। लो, मैथ में किया हुआ है भाई, मैथ में सुधार किया है मेरे भाई ने। अगला करिए, हिंदी में छात्र के प्रदर्शन में प्रतिशत सुधार। अब देखो यहां बोला गया है ना कितने प्रतिशत सुधार, तो प्रतिशत बोला गया तो अब प्रतिशत निकालना है। तो हिंदी में कितना प्रतिशत सुधार है? 5 का सुधार है। किसके सापेक्ष में? पुराने वाले के सापेक्ष में। हमेशा याद रखना, सुधार होगा कम वाले से ही तो होगा। तो 1/16 यानी कि 6.25% का सुधार हो रहा है। 6.25% का सुधार हो रहा है। ठीक, अगला। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है पहला अगले पेपर का, ऐसे ही चलेंगे, सर्कुलर साइकिल में चलेंगे सारे। क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, बस पढ़ो। मैं आपको कोई भी कंपल्सन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल कोरा कागज मान के पढ़ा रहा हूं, ये ध्यान रखना। बस पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, आप मेरे कहने पर विश्वास रखो। मैं जो चीजें आपके अंदर डालने की कोशिश कर रहा हूं ना, वो एक दिन में नहीं आएंगी। आप लगातार मेरे साथ मेहनत करो, मैं सिलेक्शन दूंगा, ये मैं गारंटी देता हूं। चाहे आप जीके की बात ले लो, चाहे आप साइंस की बात ले लो, चाहे आप मैथ की ले लो, चाहे रीजनिंग की ले लो, सिलेक्शन मिलेगा आपको। अभी इस क्वेश्चन को पढ़ो बस आप, मैं आपको टाइम दे रहा हूं 40 सेकंड का। तरीका देखना आप, अपने आप आपको आने लगेगा क्वेश्चन। एक बार ट्राई मारने में क्या जाता है यार, कहना मान लो, बस कहना मान लो भाई। चलो, अच्छा आंसर आ रहा है। चलो, एक छात्र साइकिल जो है ना 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इतने घंटे में स्कूल पहुंचता है। सर क्या हो रहा है? मैंने कहा एक साइकिल चला रहा है, स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो आपको बस एक फॉर्मूला आता है, ये वाला, ये सबको आता है क्या? दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो किस किस के दिमाग में पहली लाइन को पढ़कर ये लगा? तो मेरे को भी ऐसे ही लगता है कि डिस्टेंस निकाल लेता हूँ ना, क्योंकि जब स्पीड पता है 8 है, जब समय पता है कि इतना लग रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि दूरी जो हो गई वो 12 किलोमीटर हो गई? सही है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइकिल द्वारा स्कूल पहुंचता है, घर से स्कूल पहुंच गया, 12 किलोमीटर दूर होगा स्कूल, इसका मतलब। बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ रहा हूं, मैंने भी तो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आपकी तरह। अब अगली चीज पर जा रहा हूं, उससे पहले मेरे को पता ही नहीं था। स्कूल से वापसी के दौरान वह आधे घंटे आराम करता है। आप बात समझ रहे हो? अब वो लौट कर आ रहा है मेरा भाई, आधे घंटे वो आराम करता है और 1 किलोमीटर छोटे रास्ते से जाता है, यानी कि ये इस रास्ते से नहीं आ रहा, वो इस रास्ते से आ रहा है थोड़ा। तो इसका मतलब ऐसे कर देता हूं मैं, वो गया ऐसे था, क्योंकि स्कूल जाते वक्त आदमी बोरिंग फील करता है, और आया डायरेक्ट है, वो घर पे आ रहा है 11 किलोमीटर। तो मैं क्या कहता हूं, वापसी में जो दूरी हो जाएगी, वापसी में
तय डिस्टेंस, तय दूरी 11 किलोमीटर ही रहेगी। बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना बोलिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, टाइम कितना लग जाएगा वापसी में, ये आपका दिमाग है बस। अब टाइम बताओ तो सही मेरे को, टाइम कितना लग जाएगा। हाँ, चलिए टाइम कितना लग जाएगा ये बताओ। ये सबसे बड़ा खेल है और यहीं पर अच्छा बच्चा फेल है। आप बता सकता है कि कोई टाइम कितना लगेगा, कोई भी बच्चा बताओ, क्योंकि आपको बड़ा मज़ा आने वाला है यहाँ पर। वेरी गुड SKB, वेरी गुड हरे कृष्णा। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा क्वेश्चन को पढ़ता हूँ आपके लिए कि छात्र साइकिल द्वारा 3/2 घंटे में यानी कि 1.5 घंटे में स्कूल पहुँचता है और स्कूल में वापसी के दौरान वह आधे घंटे आराम करता है और 1 किलोमीटर छोटे रास्ते से जाता है, तो उसकी साइकिल में कितनी वृद्धि करनी चाहिए उसी समय पर घर पहुँचे। यानी कि उसी समय पर घर पहुँचे, यानी कि जो टाइम है वो कांस्टेंट है, ऐसा नहीं है कि 2 घंटे लगा रहा है ना। यानी कि कहने का मतलब है कि उसको फिक्स है कि 1 घंटे 30 मिनट लगाने हैं, लेकिन भाई वो आधे घंटे आराम भी कर रहा है, तो वो 1 ही घंटे में आ रहा होगा इसका मतलब। हाँ, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, तो सर उसकी स्पीड होगी 11 किलोमीटर की दूरी वो 1 ही घंटे में तय कर रहा है भाई, तो इसकी स्पीड होगी 11 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि जब उसको 1 घंटे में ही आना है, क्योंकि आधे घंटे वो आराम कर रहा है, तो उसको स्पीड अपनी 11 बढ़ानी पड़ेगी, अब 11 करनी पड़ेगी। तो यही तो बोल रहा है कि चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए, तो चाल पहले 8 थी, जाते वक्त तो धीमा रहता है आदमी, आते वक्त चाल 11 करनी पड़ी, 1 घंटे में पहुंच गया। देख लो आधे घंटे आराम करने के बाद भी, क्योंकि टाइम से ही पहुंचना था, घर वालों ने हिसाब किताब लगा रखा था। 3/8 यानी कि 37.5% की वृद्धि हो गई है। क्वेश्चन आपको कैसा लगा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई डाउट, कोई कंसेप्ट में दिक्कत नहीं होगी अगर आप बशर्ते कि मेरे हिसाब से करोगे काम। ठीक है, मजा आया ना आपको? अपने आप ही आने लगेगा, आपको एक्चुअल में पता लगेगा कि यार पेपर ऐसे करा जाता है या एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं। आपको टेंशन ही खत्म, दोबारा ऐसा क्वेश्चन देखोगे तो आराम से करोगे, ये गारंटी मेरी है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको शुरू में बोला था कि बस क्वेश्चन पढ़ो, बस ये काम तो करना पड़ेगा, तभी तो समझ आएगी भाई ये क्वेश्चन वैसे होगा। एग्जैक्टली अगला क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, मैं फिर आपसे बोलूंगा कि शानदार तरीका बताने वाला हूं, बस प्रश्न को पढ़ लो। मैं आपसे ज्यादा बात ही नहीं कर सकता इस बारे में, बस प्रश्न को पढ़ो और मेरे से आप 30 सेकंड बाद इस प्रश्न का आंसर जानोगे। एक बार 30 सेकंड प्रश्न पढ़ने के लिए दे रहा हूं, और वास्तव में अगर वास्तव में सीरियस बच्चे हो ना, सीरियस हो तो रेगुलर पढ़ना पहली बात तो, और जैसा बोलता हूं वैसा करो। इंप्रूवमेंट नहीं आए तो फिर मेरा नाम बदल देना आप भाई। इतने आप कुछ भी कर लो, कोई ढंग से गाइडेंस नहीं करेगा, मैं दे रहा हूं, ले लो, फायदा में रहोगे। ये लो, आराम से करना। आओ, 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 अलग अलग स्टेशनों से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलने वाली 2 रेलगाड़ियां उनमें से किसी एक स्टेशन पर 110 किलोमीटर दूर एक दूसरे से मिलती हैं। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, मैं समझाता हूँ। देखो 200 किलोमीटर की दूरी पर 2 स्टेशन है, ये केवल समझाने के लिए बनाया, पेपर में नहीं बनाओगे आप इनको। पेपर में तो आप तुरंत आंसर दोगे, तुरंत आंसर के लिए सिखा रहा हूँ, ठीक है। और दोनों स्टेशन आपस में 200 किलोमीटर दूर हैं और एक ही समय पर चल रहे हैं दोनों। एक ट्रेन एक ये चल रही है, एक ट्रेन एक दूसरे की ओर चल रही है समान समय पर। रेलगाड़ियां उनमें से किसी एक स्टेशन से अब कोई भी एक स्टेशन मैंने मान लिया कि मान लो स्टेशन नंबर 1 है और उस स्टेशन से 110 किलोमीटर दूरी पर मिलते हैं, तो यहां से कितनी दूरी रह जाएगी? 90 रह जाएगी क्या? बोलो भाई। अगर ये दूरी 110 है, ये दूरी 90 रह जाएगी, हाँ या ना में जवाब दे दो। ये दूरी अगर 110 है तो ये दूरी 90 रह जाएगी। सही बात है। आप मेरे को एक ही चीज बताओ
कि जब कभी कोई दो लोग मिलते हैं और समान समय पर चल रहे हैं तो जो मिलने का समय होता है, अगर मैं कहता हूं कि ये मेरा मीटिंग टाइम है, तो क्या मैं कह सकता हूं मीटिंग टाइम दोनों के लिए हमेशा बराबर होगा। मीटिंग टाइम दोनों के लिए हमेशा बराबर होगा यदि समान समय पर चल रहे हैं। तो यदि समान समय पर चल रहे हैं, होगा कि नहीं होगा बताओ। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। तो जब समय आपका कांस्टेंट है, जो कि बताया है मैंने कि भाई एक समय पर मिल रहे हैं, ये इतनी दूरी तय करके आया है, वो इतनी दूरी तय करके आया है, तो भैया जो दूरी तय हो रही है वही चाल का अनुपात है। तो बस चाल का अनुपात दूरी के अनुपात में हो जाएगा 11:9, इनकी चाल का अनुपात होगा। तो उनकी चालों का अनुपात 11:9 होगा। अब आप क्वेश्चन में ये सोच रहे हो, डाउट आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सर जी ये बताओ आप कि 9:11 ऑप्शन में होता तब क्या करते। तो आप अपने दिमाग से बताओ, क्या 9:11 वो ऑप्शन में देता? क्या 9:11 वो ऑप्शन में देता? वो कभी नहीं देता, क्योंकि उसने ये मेंशन थोड़ी ना किया है कि कहां से दूरी माननी है, इसलिए उसने दिया ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो आपको ये मेंशन करता वो फिर कि भाई पहले स्टेशन से मानो, पहले स्टेशन से इतनी दूरी पर है। यहां बोला कि उसने, ये देखो ये लिखा है उनमें से किसी भी एक स्टेशन से, तो इसका मतलब उसने कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं दिया, हमें डायरेक्ट आंसर देना है। अगला करके दिखाओ। ये क्वेश्चन आपके सामने है, गजब का प्रश्न है, और मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप करके दिखाओगे 25 सेकंड के अंदर, और फिर इसके बाद जो मैं कंसेप्ट दूंगा ना वो बहुत अच्छा होगा, ये प्रॉमिस है मेरा। और वैसे है क्वेश्चन है 5 सेकंड का, लेकिन फिर भी मैं 25 सेकंड दे रहा हूं। आओ देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि a बराबर आपका 17 है, b बराबर आपका 15 है, और c बराबर मैंने आपका क्या बोल दिया, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, माइनस का 32 है। तो मैंने एक शर्त आपको हमेशा सिखाई है कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 होता है तो ये बात सही है कि a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का c क्यूब माइनस क्या 3abc बराबर भी 0 ही होगा। तो ऐसा यहां है क्या? हाँ है ना, क्योंकि a की वैल्यू आप प्लस का 17 रख रहे हो, b की वैल्यू आप प्लस का 15 रख रहे हो, और c की वैल्यू आप माइनस का 32 रख रहे हो। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 ही तो आ रहा है। तो बस यही तो पूछा गया है फिर, तो जवाब होगा 0, जवाब होगा 0, 0 आंसर आएगा इसका। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए तो a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का c क्यूब बराबर क्या होगा, अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता तब क्या जवाब देते आप लोग? तब क्या जवाब देते? तो सर अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता तो आप जवाब देते 3abc के बराबर होता। तो जवाब होता 3, a की वैल्यू कितनी है 17 है, b की वैल्यू कितनी है 15 है, और c की वैल्यू कितनी है माइनस का 32। ठीक है, तो 3 गुणा 17 गुणा 30 गुणा माइनस का 16, तो जवाब आता है माइनस का 480 गुणा 17 गुणा 3, 8 या 1440 गुणा 17, 17 चौके 68, 17 चौके 68 और 6 74, 17 एकम 17 और 7 24, माइनस का 24 48, माइनस का 24 48 480, 0 भी तो है। तो दोनों ही तरीके मैंने बता दिए आपको, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अच्छा लग रहा है?
कंसेप्ट क्लास होने वाला है बेटू गुरुवार से। 3 दिन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस चलेगा, जैसे ऐसे चल रहा है, बहुत ही क्लासिक है ये चीज। और नंबर सिस्टम चालू होगा गुरुवार को, ये क्लियर है। और बिल्कुल आप इसी वे में पढ़ो, ठीक है। आपको जल्दी चीजें कवर करनी है तो आप फाउंडेशन भी ले सकते हो, कोई बुराई नहीं है बेटा। आज ऑफर भी चल रहा है, एंड हो जाएगा फिर, है ना। हाँ, अगला प्रश्न आपके सामने ये लीजिए, ये क्वेश्चन आपके सामने, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो फ्री में पढ़ा रहा हूं मैं, टेंशन मत लो। ये क्वेश्चन करके दिखाओ, क्वेश्चन को पढ़ो ढंग से, क्वेश्चन पढ़ो आराम से, टेंशन नहीं लेने का है, आराम से करना, फिर तरीका सिखाऊंगा, है ना। हाँ बेटा, आपकी जो फोटो ब्लर हो रही है तो उसको ठीक तो करोगे ही ना यार, बिना मतलब ऐसे साधारण फोटो मत लगाओ, रिजेक्ट हो जाएगा बाद में फिर। कि 30 अंकों की एक गणित की परीक्षा में 40 छात्रों की कक्षा में ए का औसत अंक 23 है। समान परीक्षा में 45 छात्रों की कक्षा बी का औसत अंक 22 है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये कहता हूँ 40 छात्र हैं, इस ए कक्षा में 40 छात्र हैं और औसत है 23, ठीक है। दूसरी कक्षा है बी, उसमें 45 छात्र हैं और औसत है 22। कोई दिक्कत तो नहीं है अब आपको? ये औसत दे रखा है सर, हाँ ये औसत दे रखा है, ये 23 है, ये 22 है। दोनों कक्षाओं के औसत अंक, कक्षा ए के औसत अंक का अनुपात बताओ। तो दोनों कक्षाओं का औसत अंक कितना हो जाएगा, मैं आपको देखो तरीका बताता हूं। तरीका बहुत प्यारा होगा, हमेशा याद रखना। क्या करना है, 2 तरीके हैं मेरे पास। एक तो मैं डायरेक्टली इसको बड़ी कैलकुलेशन से करूं और एक मैं शॉर्ट कैलकुलेशन से करूं। आप कैसी कैलकुलेशन चाहते हैं? और यहां तक आप में से किसी को कोई समस्या है तो बताइए। बड़ी कैलकुलेशन क्या कहती है? सर जी योग निकालो, तो 23 चौके 92 यानी कि 920 और 90 इंटू 11 यानी कि 990। भाई 45 इंटू 22 करोगे तो 90 गुणा 11 कर दिया 990। तो टोटल कितना आ रहा है? 1800 और 1900, 1910। ये क्या है 1910? कक्षा ए कक्षा बी दोनों में टोटल अंक 1910 हैं, ठीक है। हाँ, और उनका जो अनुपात आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? और अपन को औसत अंक पूछे हैं तो 1910 टोटल है, योग है, ये टोटल अंकों का योग है। तो टोटल छात्र कितने थे? 85। तो 85 का भाग देके औसत निकल जाएगा। और कक्षा ए का औसत अंक कितना है? 23। बस हो गया, आंसर आ गया। अब 5 से काट लो। आप 5 से काटा मैंने 17 बार, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10। जवाब आया 382 और 17 तिया 51, 17 दूनी 34 और 5 39। आई थिंक मुझे को लग रहा होगा कि आपको ये ठीक लगा है मेथड, और बाकी फिर आप बताएंगे हमें कि ठीक लगा है कि नहीं लगा है। दूसरा तरीका भी है मेरे पास, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में C -32 क्यों? बेटा -32 क्यों क्या? -128 का 1/4 करोगे तो -32 ही तो आएगा। आप तो वही वाली बात कर रहे हो, सामने की सामने चीजें लिखी हुई हैं उसके बाद भी पूछ रहे हो, तो इसका मतलब आप अपना भविष्य तय कर चुके हो बेटा। अब इसमें अब टीचर क्या करे बेटा, ये बताओ तो सही। अब तुम पूछ रहे हो -32 क्यों? -32 ही तो दे रखा है उसमें, ठीक है। चलिए, एक तरीका ये हो गया सर, दूसरा तरीका भी बताओ सर। अच्छा लगा, ये भी बुरा नहीं है, लेकिन दूसरा भी बता दो सर, अच्छा रहता है। ठीक है चलो, तो अब दूसरे तरीके में कुछ भी नहीं है। देखो, कक्षा ए में 40 छात्र हैं, कक्षा बी में 45 छात्र हैं। तो मैंने क्या कर दिया, इनका अनुपात निकाल दिया। तो जैसे ही मैं अनुपात निकालूंगा तो 5 से काटा 8 बार और 5 से काटा 9 बार। तो उनका जो औसत है वो कितना है? ए का औसत है 23 और बी का औसत है 22। तो यहां मैं JSM लगा सकता हूं। देखो कैसे, देखो ना, JSM के लिए हम क्या करते हैं, 22 को आधार मान लेते हैं, मान लिया। तो 22 से ये कितना ज्यादा है? 1, 8 इकाई में।
केक कटेगी सब में बटेगी। तो ये आ गया पूरी कक्षा का औसत अनुपात ए का तो 23 था भाई, यही तो पूछा गया है, पूरी कक्षा का औसत और ए का औसत। तो पूरी कक्षा का औसत और ए का औसत, तो देखो भाई साहब मजा आ गया कि नहीं आ गया, इसी को कहते हैं तरीका। तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 3 37, 374 और 8 और 17 इंटू 23, तो यही आ गया जो आप चाहते थे, 382 और 391। आंसर सेम ही आया, देख लो आप। अच्छा क्या लगा बताओ? मजा आना चाहिए। मैं चाहता हूं मेरा एक एक स्टूडेंट सेलेक्ट हो, और वो डिपेंड करेगा उसकी मेहनत पर। काम मैं सबके लिए कर रहा हूं, ये बात ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न करिए। एक कारखाने में उत्पादित खिलौने में से 20% दोषपूर्ण है। अच्छा, आपने कभी बचपन में एक चीज देखी है कि आप किसी किताब को पढ़ रहे हो और उस किताब को आप आज पढ़ो और फिर उस किताब को 20 दिन बाद पढ़ो, फिर उसी किताब को आप 50 दिन बाद पढ़ो, आपको उस किताब से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, हमेशा मिलेगा। अब मैं ये उनसे बात कर रहा हूं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अब जो पढ़े ही नहीं बेचारे वो तो स्ट्रगल कर रहे हैं अभी। तो रियलिटी है कि मिलता है, ये मैं बता रहा हूं, आप फील भी कर सकते हो। तो सर कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूं कि अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस करवा रहा हूं ना, तो मैं जब एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं ना, तो आपको बिल्कुल अंदर तक की नॉलेज दे रहा हूं। ये बहुत अलग एक्सपीरियंस है। ये वही क्लासेस होती हैं जहां पर मैं 25-25, 30-30 क्वेश्चन एक क्लास में निपटा देता हूं, और ये वही क्लासेस हैं जहां 10 से 12 क्वेश्चन हो पाते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन का, क्वालिटी कंटेंट का, बेस्ट पीवाईक्यू एनालिसिस का फर्क है। तो वो फर्क आप जरूर देखिए, और जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उनको फॉलो करिए, आपको गणित आने लगेगी। लेकिन एक दिन में नहीं होता कुछ भी, एक दिन से कुछ होता है क्या? एक दिन से कुछ नहीं होता, धीरे धीरे चीजें होती हैं हमेशा। आ जाओ सर, एक कारखाने में उत्पादित खिलौने में से 20% दोषपूर्ण थे, शेष में से 25% खराब थे। यदि 4800 खिलौने अच्छी स्थिति में थे तो वास्तविक संख्या बताइए। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको देता हूं केवल 20 सेकंड, और फिर मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चनों को आप यूं उड़ा दोगे बाउंड्री लाइन के पार। देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में जहां शेष की बात हो, सक्सेसिव लगता है, लेकिन ध्यान दें वह हमेशा रिमेनिंग मतलब समझते हो, बची हुई चीजों पर लगेगा। तो कोशिश करो कि डायरेक्ट बचा हुआ रेशो लिख सको, ये कोशिश करो कि डायरेक्ट बचा हुआ रेशो आप लिख सको। जैसे 4 में से 3 खर्च कर दिया तो बचेगा कितना? 1 बचेगा 4 में से। जैसे 7 में से 3 खर्च कर दिया तो बचेगा कितना? 4 बचेगा 7 में से। जैसे 3 17 में से खर्च कर दिया, ये खर्च कर दिया तो बचेगा कितना? तो बचेगा सर 14 17 में से। तो अगर आप ये खर्च कर रहे हो तो बचे हुए पर बात करो हमेशा। मैं यही बोल रहा हूं, ये खर्च कर रहे हो तो बचे हुए पर बात करो, ये खर्च कर रहे हो तो बचे हुए का बात करो, और जल्दी करो इस चीज को। तो अगर ऐसा कर लोगे तो क्वेश्चन आसान बनेगा। ये
तो बोले सर करके बताओ एक बार, आप करके बताओ। आओ फिर मैं कहता हूं मेरे पास उत्पादित खिलौनों की वास्तविक संख्या x है, 20% अगर दोषपूर्ण थे तो कितने नहीं थे, 80%, और शेष के 25% अगर खराब हो गए, भाई 80% नहीं थे, अब उन्हीं के तो 25% खराब हो गए, तो कितने सही हो गए, 75%, और वही सही जो हैं वो 4800 के बराबर है। तो 4 से 4 काटा, 3 से काटा 1600 बार, और 1600 बटे इंटू 5 करेंगे तो 8000। तो मैंने जो ये काम लिखा है यहाँ पर, ये 4/5, ये 3/4, ये क्या है, 20% खराब थे तो सही कितने हैं, 80%। तो 25% अगर खराब थे तो सही कितने हैं, 75%। मैंने उन्हीं की ही भिन्न पार्ट लिख के गुणा करके बराबर कर दिया सही की स्थिति के बराबर। बताओ आपको क्लियर लगा, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, ये बताओ, मजा आ गया कि नहीं आ गया। हाँ, अब यहां से आगे हम कल करेंगे, लेकिन आप ऐसा पढ़ोगे दोस्त कि आपका दिल और दिमाग है ना दोनों खुश हो जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूं, ये साहिल सर की खरी गारंटी है। और सुनो, ये तो शुरुआत है, सिलेक्शन करवाऊंगा, ये पहले ही बोल देता हूं, जो रेगुलर रहेगा उसकी बात कर रहा हूं, बस सिंपल बात है। 6 से क्वेश्चन आपके कल होंगे जो कि आपको बता दिए जाएंगे, और ऐसे ही कराएंगे। आपको कोई डाउट है इनमें भी, या अभी तक जितने भी क्वेश्चन करें उनमें भी कोई समझने में दिक्कत है, तो मेरे को आप बता देना दोस्तों। सेशन को यार लाइक और प्यार देने में कसर मत छोड़ो, क्योंकि यार देखो मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए, और इस जमाने में सब लोग बैच लॉन्च कर रहे हैं और हम फ्री लेकर आए हैं, तो कुछ अलग होगा ना दिमाग में हमारे, बिल्कुल अलग है। वो अलग है क्योंकि जो लोग पेड में पढ़ाएंगे ना आपको 500 रुपए लेकर, 200 रुपए लेकर, 800 रुपए लेकर, 600 रुपए लेकर, उतना मैं फ्री में दूंगा आपको। मैं ही नहीं, मेरी सारी फैकल्टी देगी, फ्री में देगी, ये बात समझ लेना। सर आपके पेड में क्या है, मेरा पेड बहुत अलग क्वालिटी का है, अगर आप उसको ज्वाइन कर लेते हो तो दुनिया का कोई भी एग्जाम आपका नहीं बचेगा, चाहे वो एनटीपीसी ही क्यों ना हो। जिनके अफोर्ड करने की क्षमता है बेटा अफोर्ड करो, क्वालिटी को अफोर्ड करो, फालतू बैच मत लो, क्योंकि टाइम नहीं है उतना आपके पास जितना आप समझ रहे हो। ठीक है, चलिए सेशन को लाइक शेयर दबाकर करना है, ये मैं आप लोगों से चाहता हूं, ये आपका काम है। मेरा काम क्वालिटी कंटेंट देना है। शिकायत कर सकते हो सर ये कराओ, मैं कराऊंगा, लेकिन मैं भी शिकायत करूंगा कि अगर आपने शेयर नहीं करा। तो जितने भी मेरे भाई हैं जो अपने आप को समझते हैं कि उनके साथ कोई नहीं है, तो उनके साथ मैं खड़ा हूं, आप इस चीज की टेंशन मत लो। साथ के साथ कई बच्चों के सारे डाउट क्लियर करूंगा। अब सुन लो ध्यान से, बहुत सारी पहली क्लास है आज, तो बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट हैं। सर प्लेलिस्ट बनवा दो, तो आप जब प्लेलिस्ट में जाओगे ना फोन में, तो देखो सुबह 8 बजे वाली जीके की प्लेलिस्ट बनी हुई है, 12 बजे रीजनिंग की प्लेलिस्ट है, और 11 बजे वाली मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब की बार एनटीपीसी पार, ये बात ध्यान रखना, अब की बार एनटीपीसी पार। सर पीडीएफ कहां मिलेगी? पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएंगी 2 बजे, डेली 2 बजे सभी की, सभी टीचर्स की, जिसमें जीके, साइंस, मैथ और रीजनिंग, सभी की पीडीएफ आपको 2 बजे टेलीग्राम मैथ बाई साहिल सर पर, जो कि ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना, जिसकी लिंक ये हो, हमने लिंक नीचे कमेंट में पिन करवा रखी है, डिस्क्रिप्शन में पिन करवा रखी है, उसी से जुड़ना। फालतू चैनलों में जुड़ जाते हो फिर गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, टिक लगा हुआ है इस पे, 3,25,000 लोग जुड़े हुए हैं, उससे ज्यादा ही होंगे, उस पे जुड़ना। ठीक है, हाँ सर और कहां मिलेगी? और अगर आपने टेलीग्राम पर हमारे क्विक ट्रिक्स बाई साहिल सर ऑफिशियल, ये भी नीचे लिंक दी हुई होगी, उसी से जुड़ना। और सब्सक्राइबर 25,000 से ज्यादा होने चाहिए, उस पर जुड़ना, उसी पर ही मिलेगी, ये ध्यान रखना। ये कब मिलेंगी? 2 बजे आपको पीडीएफ मिलेंगी, सभी की एक साथ मिलेंगी, एक दिन की एक साथ। डेली 11 बजे मैं आऊंगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार को मैं इसी तरह के क्वेश्चंस कराऊंगा, और गुरुवार से नंबर सिस्टम शुरू करेंगे कंसेप्ट और थ्योरी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़िया होगा सब। और फिर संडे को मॉक टेस्ट होगा। आपके लिए ई बुक बना रहा हूं मैं। ई बुक के लिए आपको व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, व्हाट्सएप चैनल पर, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप चैनल की, जहां पर आपको ई बुक भी मिलेगी। ठीक है, हाँ एप्लीकेशन के लिए क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। टेस्ट सीरीज के लिए क्विक ट्रिक्स टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन को। आपको जो अगर बेहतरीन कोर्सेज से पढ़ना है बेटा, टेंशन मत लो, अपने पास बहुत क्वालिटी बैच हैं, ऐसे बैच हैं जो सिलेक्शन देंगे। फालतू बैच नहीं बनाते हम लोग, और ना ही डेली बनाते हैं बैच। बैच बना हुआ है बढ़िया, बैच बना हुआ है, आराम से चल रहा है और बढ़िया कंटेंट जा रहा है। तो जिन बच्चों को ज्वाइन करना है क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन पर,
जो ऑफर चल रहा है वो आज एंड हो जाएगा, तो इसका फायदा आप लोग उठा लेना। बस मैं इतना कहना चाहता हूं, जिन बच्चों को लेना है, जिन बच्चों को वास्तव में क्वालिटी कंटेंट की डिमांड है, वो आप हमारे साथ जुड़ो। पूरा फाउंडेशन मैं क्लियर करूंगा, एक एक पॉइंट, और ये कुछ भी नहीं है, जब पढ़ोगे तब पता चलेगा आपको। सिंप्लीफिकेशन से लेकर सिस्टमैटिक तरीके से मिलेगा, सिस्टमैटिक तरीके से। भाई जो अफोर्ड कर सकते हैं वो पढ़ के तैयारी करो अपनी, क्योंकि चीजें सब उपलब्ध हैं, और जो नहीं कर सकते उनके लिए हम है ना यहाँ पर। हाँ, आरआरबी बैच अगर लेते हो तो उसमें सारे टीचर्स की क्लास मिलेगी आपको 1999 रुपए में, सब कुछ मिलेगा। अलग से मैथ का लेते हो तो इतने का है, अलग से रीजनिंग का लेते हो तो इतने का है, अलग से आप साइंस का लेते हो तो इतने का है, अलग से आप जनरल अवेयरनेस का लेते हो इतने का है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, आपकी मर्जी है, आप पढ़ो जैसा हम आपको बता रहे हैं। प्रैक्टिस बैच चाहिए तो एटीएम दे सकते हो। प्रैक्टिस 599 में सारे टीचर्स की प्रैक्टिस टॉपिक वाइज, ठीक है। तो एप्लीकेशन पर जाइए, पढ़िए, जिनको जुड़ना है वो जुड़िए, पेड कोर्स में जाकर क्वालिटी कंटेंट को कवर करिए। एक बात और याद रखना कि हम कभी भी अपने बैचेस से यूट्यूब का कंटेंट ओवरलैप नहीं कराते हैं। जैसे आप सोच रहे हो कि यहाँ जो हो रहा है वो वहाँ होगा क्या, वहाँ अलग चीज़ें मिलेंगी आपको। जैसे कि टॉपिक वाइज प्रैक्टिस मिल रही है तो एटीएम में मिलेगी वो, यहाँ टॉपिक वाइज नहीं, यहाँ पर मिक्स चल रही है आपकी, और वो वाले बच्चे भी यहाँ आ रहे हैं। तो इस तरह से तैयारी होती है, पूरी तैयारी। टाइम आपके पास अभी खूब सारा है, 6 महीने मान के चलो, तो आप आराम से अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हो। कोई अगर क्वेरी आए तो इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पे, और 10 से 6 बजे के बीच में, ठीक है। जुड़ो, लाइक करो, कमेंट करो, सेशन कैसा लगा। ये दिल से होना चाहिए, दिल से होना चाहिए, दिल से, दिल से। और शेयर करो, मैं कसम खा रहा हूँ जान लगा दूंगा मैं, ये ध्यान रखना, जान लगा दूंगा पढ़ाने में तुम लोगों को। शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, जिससे कि यार आप जुड़े हो जाओ हमारे चैनल से परमानेंटली, ठीक है भैया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अब आकाश सर की तरफ जाइए आप लोग, और उम्मीद करूँगा कि आप लोग आकाश सर के वहाँ पर रीजनिंग का आज जलवा देखेंगे। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।